हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से डीपीएच की सेकंड सीरीज में। तो सेकंड पार्ट आ चुका है। सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले डीपीएच 1 का सॉल्यूशन। जितना भी क्वेश्चन दिया था खास करके न्यूमेरिकल, उनका सॉल्यूशन डिस्कस होगा, प्लस जो नए क्वेश्चन है 10 वो भी आपको देने वाले हैं, जो कि आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है मंगलवार को। तो ये जो क्वेश्चन है आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लगा लिए होंगे डीपीएच 1 के क्वेश्चन जो थे, और जो डीपीएच 2 के क्वेश्चन मैं दूंगा आपको वो भी आप लगाएंगे प्यार से मेहनत करके। और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बेटा इतनी मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर जो मैं इतना मेहनत से, आप शिद्दत से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं उसको जाया मत होने देना, ऐसे ही बर्बाद मत होने देना। ठीक है, तो भरोसा है आपके ऊपर कि आप जरूर करेंगे। और इसको अपने तक ना रख के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लास्ट तक जरूर देखना। सारा क्वेश्चन लास्ट में है, 10 क्वेश्चन जो आएंगे पहले सॉल्यूशन आएगा डीपीएच 1 का। डीपीएच का मतलब डेली प्रैक्टिस होमवर्क। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस होमवर्क सीरीज का 2 है ये। 1 पहले ही आ चुका है। जो वीडियो पहले देख रहे हैं वो पिछली वाली क्लास को जाके जरूर देखेंगे, डीपीएच 1। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको पता है कि ये टेलीग्राम पे रहना है, और पीडीएफ के साथ साथ जो डीपीएच की सीरीज चल रही है इसके भी आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप चाहे सर्च करना, आप जो है टेलीग्राम पर सर्च करना चाहते हैं तो आपको बस विपिन सिंह फिजिक्स लिखना है बेटा। विपिन सिंह फिजिक्स लिख के आप सर्च करेंगे, आपको तुरंत ही मिल जाएगा पेज, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करेंगे तो अपने आप टेलीग्राम खुल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके काम की। अब चलते हैं आगे, डीपीएच 1 की बात करते हैं। डीपीएच 1 में जो क्वेश्चन दिए थे आपको, आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन थे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर मैं इतना नहीं जा रहा, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए थे। ये ऐसे चीजें हैं जो आपको लिखी लिखाई चीजें हैं, मिल जाएंगी। तो ये 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको पता है कि थ्योरेटिकल थे। ये डेरिवेशन था छोटा सा, जिसका आंसर आता है बेटा E इक्वल्स टू, जिसका आंसर जो है वो है E इक्वल टू 2kp, या सॉरी 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर डिस्टेंस में निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है इसका, आप निकाल सकते हैं। k यहां पर क्या है बेटा, k यहां पर हम सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो आप जब हल करेंगे तो आपको यही डेरिवेशन सिद्ध करना था। अगर आपने नहीं किया है बुक में, या जो आपकी मेरी इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस हैं इस चैप्टर की, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के अंदर ये डेरिवेशन भी है, आप जरूर देखें वो वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था जो डेरिवेशन वो है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना। तो जो कि इसका आंसर आता है E इक्वल्स टू 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब के। ठीक है, तो 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, ये आपको निकालना था। अक्षीय स्थिति में बहुत जाना पहचाना से चीज है, ये टॉपिक सभी जानते हैं, सभी बच्चों को पता होता है। काम हमारा स्टार्ट होता है 6वें से। तो 6वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, एक द्विध्रुव रखा है इस तरह से जो विद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। द्विध्रुव के आवेश जो है वो -5 कूलम +5 कूलम है, और लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये जो दिया है वो हमने लिख लिया है। ई दे रखा है, थीटा दे रखा है, वहां चित्र बना दिया मैंने, और क्यू दे रखा है इसका 5 कूलम माइनस वो उसका 5 कूलम प्लस, लेंथ जो है L 12 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया था क्या निकालने के लिए बेटा, बल आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा। तो बल आघूर्ण को टाउ बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को यू बोलते हैं। पहले हमने बल आघूर्ण निकाला, बल आघूर्ण को बोलते हैं पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा फॉर्मूला होता है, पी को लिख सकते हैं, पी क्या होती है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण जो कि होता है आवेश गुणे लंबाई। तो आवेश हो गया Q और गुणे लंबाई हो गया L, तो Q गुणे L। Q का मान कितना बेटा 5 माइक्रो कूलम, 5 गुणे 10 घात -6 हो गया। ठीक है, कूलम में लिख दिया। L क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो मीटर में लिखेंगे 12 गुणे 10 घात -2 मीटर, गुणे ई का मान कितना है बेटा, ई का मान है 8 गुणे 10 घात -3, तो 8 गुणे 10 घात -3, और साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। सारा लिखने के बाद जब जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी चीज है गुणा करके मैंने 2 से भाग दिया, तो आंसर जो लगभग आता है वो आता है 415.69 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आपने भी अगर यही आंसर आया है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपके कितने न्यूमेरिकल सही हुए थे, डीपीएच 1 के कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे, इसी वीडियो के कमेंट में आपको जरूर बताना है। ठीक है, 5 में से कितने सही हुए आपसे। अगर कोई सॉल्व नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था, तो यहां आप देख के समझ सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर -PE cos थीटा। तो P को हमने QL लिख लिया, आवेश गुणे लंबाई, और E cos थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री। जैसे ही मान रखा और मान रख के गुणा करना था, गुणा करने के बाद हमारा आया -240 गुणे 10 घाते -11 जूल के। ठीक है, तो 10 घाते -11 जूल के, इस प्रकार से हमारा
आंसर निकल के आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन था आर का मान ज्ञात करें। 7वां क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो उसमें आपको आर का मान मतलब दूरी पूछी गई है। ये द्विध्रुव दे रखा है 8 -8 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर लंबाई, और एक आवेश यहां रखा था पी बिंदु पर, जिस पर देख सकते हैं एक बल अनुभव हो रहा है 1 न्यूटन का, 3 माइक्रोकूलम का माइनस आवेश है। तो आकर्षण बल होगा, क्यों? क्योंकि धनात्मक आवेश ज्यादा पास है और ऋणात्मक आवेश ज्यादा दूर है। बराबर आवेश है लेकिन दूरी ज्यादा हो गई, जब दूरी बढ़ती है तो बल जो है घटता है। तो कुल मिला के जो प्रभावी बल आएगा इनके कारण, या प्रभावी विद्युत क्षेत्र जो यहां पर आएगा वो आएगा +8 कूलम की वजह से अंदर की तरफ। ठीक है, +8 कूलम की वजह से अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र आएगा तो +8 कूलम की वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा और वो हम निकाल सकते हैं। तो इसको करने के दो तरीके थे। एक मैंने जो सॉल्व किया है बचपना, जिसको कहते हैं एक बच्चे की तरह सोचे, तो मैंने क्या किया, इसको Q1 आवेश मान लिया, इसको Q2 आवेश मान लिया, पहले इस आवेश के कारण यहां पर बल निकाल लिया, इन दोनों आवेशों के बीच में बल निकाला। तो इन दोनों के बीच के बल की दूरी कितनी होगी बेटा? इन दोनों आवेशों के बल के बीच की दूरी होगी, आप देखें तो ये R हमें दे रखा है और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा? 5, क्योंकि R सेंटर से होता है, सेंटर से यहां तक R, और ये पीछे है क्योंकि 5 सेंटीमीटर, तो 10 और R को मैंने 5 में जोड़ लिया, तो R+5, तो R+5 का स्क्वायर F1 हमने मान लिया, ये हो गया Q1 और वो हो गया Q2। ठीक है, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर किया, और F2 फिर ये Q1 और ये Q2, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो बल का मान सेम है, बस हमें इतना पता है कि डायरेक्शन अपोजिट आएगी। ये माइनस और ये माइनस थे तो प्रतिकर्षित करेंगे, ये प्लस और माइनस है तो आकर्षित करेंगे। क्योंकि ये आवेश पास में है तो ज्यादा आकर्षण होगा, तो प्रभावी जो बल आएगा वो आ जाएगा F2 बड़ा होगा, तो F2 में से हम F1 को घटा लेंगे। परिणामी बल निकालने का ये तरीका है। ऐसे करके R का ये सूत्र बन गया। R को इस तरह से हमने करना था। ये आप जो डेरिवेशन है इसको आप जो डेरिवेशन का जो सॉल्यूशन इसको आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा तरीका और था जो हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। वो ये था बेटा, हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होता है? अक्षीय में विद्युत क्षेत्र होता है बेटा E बराबर 2kp डिवाइड बाई R क्यूब, यही होता है। और हम जानते हैं जो फोर्स होता है बेटा F बराबर क्या होता है? QE। डायरेक्शन तो हमें पता है, अट्रैक्शन है, ठीक है, तो F बराबर QE लिखना था। F हमें पता है, QE लिखते हम R यहां से निकाल सकते थे। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो ये हो जाएगा F बराबर QE मतलब 1 न्यूटन। F कितना है? 1 न्यूटन बराबर Q कितना है? -3, तो आ जाएगा -3 गुणे 10 की घात -6 माइक्रोकूलम है, तो और गुणे में आ जाएगा E कितना है बेटा? E है 2kp बटा R क्यूब। ये हो जाएगा 2k का मतलब होता है 9 गुणे 10 की घात 9। P का मान कितना है बेटा? P क्या है? द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 8 और 10 कूलम। तो देखो 8 P बराबर अगर देखें तो आएगा Q इंटू L, जो कि आएगा Q कितना है बेटा? Q आ जाएगा हमारा 8 माइक्रो का मतलब 10 घाते -6 गुणे L कितना है? 10 सेंटीमीटर मतलब 10 की घाते -2। तो कुल मिला के अगर मैं यहां से देखूं 2kp, P का मान आप यहां पर रख सकते हैं, क्या आ गया हमारे पास? ये देख सकते हैं 10 × 80 और गुणे 10 की घात 6 -8, ठीक है, और बटे में आ जाता R की घात 3। ठीक है, तो यहां से हम R अगर निकालेंगे तो R की घात 3 बराबर अगर मैं करूं तो R की घात 3 का 1 में गुणा कर दिया, बटे में था, ये सारी चीजें इधर रह गई। तो आप देख सकते हैं माइनस चिन्ह हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर हमने पहले ही बल को आकर्षण लिख लिया है, तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना हमने बल की दिशा दिखा रखी थी, तो आपको माइनस चिन्ह नहीं लगाना यहां पर, सिर्फ और सिर्फ परिमाण लेना था। तो R क्यूब का 1 में गुणा हुआ, इधर क्या बचा बेटा? गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 9, 9 दूनी 18, 18 त्रिक कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, और गुणे 80, ठीक, इनका गुणा करके और बटे में R क्यूब है, मान निकाल लेंगे, फटाफट से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये वाला आपको तरीका अपनाना था, ये आसान तरीका है, ये करके देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा ही किया होगा। ये वाला तरीका मत अपनाना, ये वाला मैंने बहुत लंबा कर दिया था, आप करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो जो 8वां क्वेश्चन था, निम्न चित्र में आपको Q पर लगने वाला परिणामी बल निकालना था। ये फालतू का क्वेश्चन था। अगर आप देखें तो ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर, +5 कूलम +5 कूलम -5 कूलम Q पर परिणामी बल। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये देख सकते हो चित्र है। मैंने इस आवेश को Q1 मान लिया, इसको Q2, इसको Q3 मान लिया। ये 30 है, ये 40 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये 50 सेंटीमीटर मिलेगा। 50 सेंटीमीटर के आधे पर हमने रखा है आवेश, तो ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। अगर मैं Q1 और Q2 को देखूं तो दोनों बराबर आवेश है और दोनों Q से बराबर दूरी पे है।
ये जितना प्रतिकर्षण बल इस पे लगाएगा उतना ही ये प्रतिकर्षण बल इस पे लगाएगा। इसका मतलब F1 अगर मैं देखूं तो बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है F2 के। इसलिए अगर मैं F1 और इसको इधर लाऊं F2 करूं तो F1 प्लस F2 बराबर कितने हो जा रहे हैं 0। मतलब ये दोनों एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर दे रहे हैं। बचा क्या? बचा सिर्फ Q3। Q3 क्या है? ऋणात्मक। Q क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्शन, अंदर की तरफ बल लगेगा और जो बल लगेगा उसको हमने F3 कहा। F3 क्या आ जाएगा बेटा? Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, माइनस चिन्ह बता रहा है आकर्षण। माइनस चिन्ह क्या होता है बेटा? आकर्षण। बल क्या है? आकर्षित होगा, तो ये आकर्षण बल लगेगा, आवेश इधर की तरफ गति करेगा अगर कोई पकड़ के नहीं रखेगा तो। ठीक है, आंसर क्लियर? ऐसे लिखना था। चलिए 9वें प्रश्न को देखें तो ये बेलन से गुजरने वाला आपको पूछा गया था, कुल विद्युत फ्लक्स बताइए। कुल विद्युत फ्लक्स कितना है बेटा? 0। क्यों? क्योंकि जितना विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर जा रही है उतनी ही बाहर निकल जा रही है। तो बेलन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स अगर मैं निकालूं फाई नेट, अगर मैं देखूं, अगर मैं कहूं कि यहां से जो आवेश फ्लक्स अंदर जा रहा है वह है φ1 और यहां से जो निकल रहा है वह है φ2, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि φ1 बराबर है φ2 का, क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, तो टोटल अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा φ1 अंदर की तरफ है। ठीक है, तो उसको अगर मैं प्लस बोलूं और बाहर, अच्छा अंदर आने वाली फ्लक्स को हम माइनस बोलते हैं, तो माइनस φ1 और प्लस φ2 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है तो एक प्लस एक माइनस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया बेटा? 0। अच्छा, निर्गत एवं निवेशी फ्लक्स भी ज्ञात कीजिए। तो निर्गत फ्लक्स निवेशी फ्लक्स निकालना है आपको, निकाल सकते हैं आप। R का मान दे रखा है आपको। फ्लक्स क्या होता है बेटा? फ्लक्स सिंपल सा अगर फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार जाए तो फाई बराबर क्या होता है? EA cos थीटा। तो EA cos थीटा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा है उधर की तरफ ही है, दिशा भी वही है। ठीक है, तो निर्गत के लिए हो जाएगा नेगेटिव लिख लेंगे। निर्गत को देखो, निर्गत को हो जाता है पॉजिटिव और निवेशी जो अंदर जा रही है उसकी दिशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव दिशा हो जाती है, और जो बाहर निकलता है फ्लक्स उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। दोनों का मान बराबर आएगा, केवल Q1 Q2 बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। एक में अंदर आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहां से बाहर जा रही हैं, दिशा में बराबर, दिशा में विपरीत है लेकिन मान बराबर है, इसी वजह से 0 हो गया है ना। तो जितना आएगा Q1 उतना आएगा Q2। कुल मिला के अगर मैं फाई निकालू, फाई आ जाएगा ई का मान कितना है बेटा? 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ठीक है, 5 इंटू ए कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 25 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। 25 पंचे 125 निकाल लीजिए, कितना है? 10⁻⁴ पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 क्लियर। आगे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि यहां पर आपको आवेश Q पर पूछा गया है कि नेट बल बताइए। नेट बल कितना आएगा? Q पर परिणामी बल अगर मैं यहां पर निकाल के देखूं तो F नेट अगर मैं देखूं तो ये कितना आएगा बेटा? 0 न्यूटन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें इस कोने पे 8 कूलम, उस कोने पे 8 कूलम, जितना ये प्रतिकर्षित करेगा उतना ही ये प्रतिकर्षित करेगा। वहां 8 कूलम, यहां 8 कूलम, जितना ये उधर की तरफ बल उसके कारण इधर की तरफ बल, तो एक दूसरे के अपोजिट बराबर बराबर दूरी पर भी है। रिजल्ट कितना हो गया? 0। ये -4 वो -4, तो ये जितना इधर की तरफ आकर्षण वो उतना उधर की तरफ आकर्षण, बराबर विपरीत, खत्म। सेम चीज यहां पर। अब अगर मैं इसको बी पार्ट में देखूं तो कहा गया है कि क्या हो यदि Q आवेश को AC लाइन पर उसके स्थान से 1 सेंटीमीटर विस्थापित कर दें, चाहे आप इधर चाहे इधर विस्थापित कर दें। तो सोचो, जैसे ही ये प्लस है, ध्यान से रखना ये प्लस है, इस आवेश को अगर मैं AC लाइन पर मान लो C की तरफ विस्थापित कर दूं, तो C के जब पास जाएगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं F जो है वो होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, अर्थात F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। R का मान अगर घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा। जब इसको मैं पास में रख दूंगा, यहां पर रख दूंगा, अगर मैं आवेश को यहां रख दूं 1 सेंटीमीटर इधर, इस आवेश को यहां से यहां कर दूं, तो इसके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल तेज हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ये इसको देगा धक्का, जैसे ये इधर बढ़ने की कोशिश करेगा, ये भी इधर रखा है, तो ये इसी लाइन पर चलता रहेगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इसको विस्थापित कर दूं 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर के आयाम के साथ दोलन करता रहेगा, ऐसे ऐसे लगातार चलता रहेगा। क्लियर है मेरी बात? अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन या कोई अलग बल नहीं लग रहा है, विरोधी बल नहीं लग रहा है, तो इसी लाइन पर दोलन करता रहेगा। यह आपका आंसर हुआ प्रश्न का। ठीक है, जो आपको एक्सप्लेन करना था, जो आपको समझना था। क्लियर। अब आपको DPH2 के बारे में बता देता हूं फटाफट से। DPH2 क्या है? DPH2 देखिए, गॉस का नियम से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न, सतत आवेश वितरण को परिभाषित करना, उसके प्रकार बताने हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं इसके बारे में बताना है आपको। लिखो क्यों नहीं काटती हैं, ऐसा क्यों होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालिए। पिछली बार में अक्षीय स्थिति था DPH1 में, इसमें निरक्षीय स्थिति है। एक समान आवेशित समतल कुचालक चादर के नजदीक आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। पिछली बार में था एक सीधे तार के नजदीक, यहां पर चादर के पास है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, दोनों व्यंजक है। अब आते हैं
न्यूमेरिकल पे। यहां पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में दे रखा है कि एक पहले ये गोला है, कोई द्रव्यमान m है, आवेश इस पर q दे रखा है और ये लटक रहा था नीचे, सीधा लटक रहा था। यहां पर एक विद्युत क्षेत्र इधर से लगा दी जाती है, जिसकी वजह से इसमें एक बल लगेगा, आवेश है क्योंकि बल लगेगा, बल की वजह से ये ऐसे खिंच जाता है। कितना? इतना खिंच जाता है कि 60 डिग्री का कोण बन जाता है, 60 डिग्री का कोण बनने लगता है। चलिए L का मान ले लेते हैं यहां पर कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई धागे की 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इतना खिंच जाता है ऐसे। आपको यहां पर तनाव बल निकालना है इस स्थिति में कि ये तनाव बल बताइए, तनाव बल क्या होगा और m का मान कितना होगा। तो दो चीजें निकालनी है, 1 और 2, ये ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो। तो आपको ज्ञात करना है कि आवेश क्या, m क्या है और t क्या है, 60 डिग्री का कोण बनाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 गोले हैं, पहला छोटा गोला a त्रिज्या का, फिर उससे बड़ा b त्रिज्या का, उससे बड़ा c त्रिज्या का, तीनों का नाम भी ABC है। इस गोले पर पहले से 3 माइक्रोकूलम धनात्मक आवेश है, देख सकते हैं हरा हरा, ठीक है। बी वाले गोले को यदि मैं 5 कूलम आवेश दे दूं, बी गोले को, ये वाले गोले को, बीच वाले को अगर मैं 5 कूलम आवेश दे दूं, ठीक है, 5 कूलम आवेश दे दूं, तो आपको सी गोले पर बताना है कि नेट आवेश Q नेट इस पर जो आएगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। बाहर वाले गोले पर पूरा आपको बताना है आवेश कितना होगा, और ये नोट करना है कि सभी गोले चालक हैं, ये सभी चालक है, ठीक है, चालक है, कुचालक गोले नहीं है, चालक है। नेक्स्ट 8वां, समतल चादर है, उसके नजदीक 3 सेंटीमीटर पर एक बिंदु है, उस पर एक आवेश रखा है -5 माइक्रोकूलम का। आपको बताना है इस पर लगने वाला बल क्या होगा, इस आवेश पर जो 3 सेंटीमीटर दूर रखा है इस चादर से, उस पर बताया। चादर पर जो आवेश है, आवेश वितरण है वो पृष्ठीय आवेश वितरण वो है 15 माइक्रोकूलम प्रति मीटर के हिसाब से। तो आप देखिए, निकालिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर के हिसाब से, माफ करना, प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो इसको आप निकालेंगे और आंसर निकालना है, बल निकालना है, ठीक है। 9वां, ये एक घन बना है, घन का जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली सतह के बीचों बीच एक आवेश रखा है। घन के आकार की बात करें तो घन जो है 8 सेंटीमीटर सभी भुजाएं हैं, एकदम डिब्बा है बढ़िया सा, चारों तरफ से बराबर। बीचों बीच नीचे वाली, जैसे नीचे ऐसा डिब्बा रख दिया आपने, जूते का डिब्बा है जैसे आपका, ऐसा मानिए नीचे वाले पर आवेश रखा है। तो आपको बताना है उसके जस्ट ऊपर वाले से, इस वाले फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फ्लक्स ज्ञात करना है। 10वां, यहां पर 2 गोले पहले आपस में लटक रहे थे पास पास, दोनों पर Q और Q आवेश दे दिया। Q का मान है 3 माइक्रोकूलम, इसको भी 3 माइक्रोकूलम, लोहे के गोले हैं मान लो, इसको भी 3 माइक्रोकूलम, इसको भी 3 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया, जिसकी वजह से ये दूर हो जाएंगे क्योंकि प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल इतना होता है कि इनके बीच 60 डिग्री का कोण बन जाता है। आपको बताना है कि यहां पर R का मान क्या है और बल कितना लग रहा है, जो कि 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो बल बताइए और वगैरह वगैरह निकालिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, आपको उम्मीद है कि आप इसमें मेहनत करेंगे। फिर मिलेंगे इसका सॉल्यूशन लेकर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा DPS 3। तब तक के लिए मौज करो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो विपिन सिंह फिजिक्स के साथ। जय हिंद।